Hello students, welcome to S21. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा क्या क्या कर लिए थे, देखिए टॉपिक। सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग बात किए थे व्हाट डू वी नो, पहले से फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं। तो पहले से फोटोसिंथेसिस के बारे में यही जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट को जाके खाना खिलाएंगे हम तभी जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो व्हाट डू वी नो में हम लोग पढ़े थे कि पहले से हम लोग ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ग्रीन प्लांट्स, बाय ग्रीन प्लांट्स, ये हम लोग पहले से जानते थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमको, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हम लोग किए थे, 5 साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था। हम एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का ही डिटेल में चर्चा किए थे। कौन सा साइंटिस्ट का? प्रिस्टले का। प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से चर्चा किए थे, बताए थे कि इसका कैंडल जार एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। कैंडल जार एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, कैंडल जार में चूहा रख के और प्लांट रख के इसको धूप में रख दिया था। ठीक है, दूसरा जो साइंटिस्ट था इंजनहाउस, उसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार डार्क में किया, एक बार लाइट में किया। इसका मतलब समझिए आप, दूसरा जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार डार्क में किया, एक बार लाइट में किया। कहने का मतलब प्रिस्टले ने क्या किया था, बस धूप में एक्सपेरिमेंट किया। तो धूप में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस हुआ तो प्लांट O2 लिया, O2 दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो कैंडल भी जल रहा था, चूहा भी हेल्दी था। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को लाइट में नहीं करके डार्क में करेंगे तो डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट CO2 नहीं लेगा। प्लांट CO2 अगर नहीं लेगा तो प्लांट ऑक्सीजन भी नहीं देगा, और प्लांट अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो ये कैंडल बुझ जाएगा, कैंडल विल ब्लो आउट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा था, डे लाइट में रखे थे, डार्क में रख दिए तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसलिए कैंडल नहीं जल रहा है और माउस भी हेल्दी नहीं है, माउस भी अनकॉन्शियस हो गया है। तो इससे इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि लाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से और भी साइंटिस्ट का नाम बताए थे आपको हम, वॉन सेक, इंजलमैन, वॉन नील। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम बताए थे, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। सब ने एक एक करके पता किया कि फोटोसिंथेसिस में आखिर में होता क्या है। किसी ने पता किया फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, किसी ने ये पता किया कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, किसी ने ये पता किया कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सब चीज अर्ली एक्सपेरिमेंट में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात किए थे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। आपसे 2 अलग अलग क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहां होता है, तो आप बोलेंगे मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। कभी कभी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड नहीं पूछ के वो पूछ देता है इन ग्राना थाइलेक्वाइड। तो ग्राना थाइलेक्वाइड अगर पूछेगा तो ग्राना थाइलेक्वाइड भी आंसर होगा, और अगर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड पूछेगा तो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड आंसर होगा। डार्क रिएक्शन अगर पूछेगा कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे,
डार्क रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, C3 साइकिल, जिसमें ग्लूकोज बनता है। तो C3 साइकिल कहाँ होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया हम साथ के साथ, क्या साइट पूछता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर स्ट्रोमा नहीं लिख के कभी कभी क्या लिखा रहता है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया आपको कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा हम लोग बात किए थे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एक वर्ड बताए थे आपको हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक अलग से क्या बताए थे, एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब ही क्या होता है, सातों कलर, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एक साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्क बोलते हैं, जो डिस्क जो है सातों रंग का दिखता है वो, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन मतलब डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, डिफरेंट वेव ऑफ लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो 3 पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल ए। ये क्या किया है, ब्लू कलर के पिगमेंट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया है और रेड कलर के पिगमेंट को और ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। और ये जो बीच का पिगमेंट है आपका ग्रीन, येलो और ऑरेंज, इसको ये एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम आपको बताए थे कि 400 से 700 इसका रेंज है। एक्स एक्सिस पे क्या है, लाइट है, एक्स एक्सिस पे क्या है, लाइट है, और वाई एक्सिस पे क्या है, कितना एब्जॉर्ब किया है वो बताया है, इंटेंसिटी बताया है, कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब किया है। तो यही क्या है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो आपसे पूछेगा इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट मैक्सिमम इन विच रीजन। तो आप बोलेंगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है। फिर पूछेगा इन एक्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सीन इन विच रीजन। तो इसका भी आंसर सेम जाएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन। क्यों, क्योंकि पिगमेंट से जब तक लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जितना ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो वही चीज ये बोल रहा है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है ब्लू और रेड रीजन में तो उसका एक्शन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्शन स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सीन इन ब्लू एंड रेड रीजन। क्लियर है यहां तक। फिर बोल रहा है कि द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट हैव 1-to-1 ओवरलैप। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा 1-to-1 ओवरलैप। और इसमें लिखा हुआ है ग्राफ शोइंग स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। कहने का मतलब कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ब्लू कलर का, ये क्लोरोफिल ए का है, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ पी लिख देते हैं हम, आप समझ आइए फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है दोनों को सुपर इम्पोज किया है कि कौन कहां पे जाके मैच करता है, कौन सा पैरेलल होता है। तो जब ये मैच कराया तो इसके बारे में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करता है कि द ग्राफ ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट हैव 1-to-1 ओवरलैप ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब जहां एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है, ठीक है। जहां एब्जॉर्प्शन कम है वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है, ये भी बात सही है। लेकिन एग्जैक्ट 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जितना एब्जॉर्प्शन हुआ ठीक उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है। यहां पे देखिए एब्जॉर्प्शन यहां तक आया है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां है, तो यहां जो वैल्यू होगा उससे ज्यादा वैल्यू है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, ठीक है।
उसी तरह से यहां पे अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो यहां पे ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन से ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यहां पर भी एब्जॉर्प्शन यहां है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां है, तो यहां पर भी एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो कहने का मतलब 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। 1 to 1 ओवरलैप कब बोलते हैं हम? 1 to 1 ओवरलैप तब बोलते हैं जब ये पूरा पैरेलल आता है। कहने का मतलब समझिए, अगर ये एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ठीक इसके इस तरह से पैरेलल आता तो हम क्या बोलते हैं कि 1 to 1 ओवरलैप है। लेकिन ऐसा ग्राफ तो ये ब्लू वाला आया नहीं है, तो इसलिए ये 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। हालांकि दोनों ग्राफ को सुपर इम्पोज किए हैं, कुछ हद तक सुपर इम्पोज होता है, लेकिन 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि द ग्राफ ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट हैव 1 to 1 ओवरलैप विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर है आपको? इसके बाद हम लोग बात किए थे कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का काम है एटीपी और एनएडीपीएस बनाना, ताकि डार्क रिएक्शन में उसका यूज करके ग्लूकोज बनाया जा सके। फोटोसिंथेसिस में कुल मिला के होता क्या है? कुल मिला के ग्लूकोज बनाना होता है। तो जो आपका ये सबस्ट्रेट है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के मदद से यहां लाइट और यहां पिगमेंट, इसको ग्लूकोज बनाना होता है और साथ में O2 रिलीज होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में इतना काम होता है, लेकिन इस काम को दो भाग में बांटा गया है। पहले लाइट आएगा, तो पहले लाइट का काम होगा। पहले लाइट आएगा, लाइट आके पिगमेंट पे पड़ेगा, पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये देखिए फोटोन आ रहा है इस पिगमेंट पे, लाइट पिगमेंट पे आएगा, पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घूमेगा, उससे एटीपी और NADPH2 बनेगा। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में हम लिखते हैं एटीपी एंड NADPH2 फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद जब एटीपी और NADPH2 बन जाएगा तब होगा डार्क रिएक्शन, यानी कि C3 साइकिल। क्या होगा? केल्विन साइकिल होगा, और इस केल्विन साइकिल में बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। तो केल्विन साइकिल में बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनता है? आपको बताए थे केल्विन साइकिल में क्या होता है। केल्विन साइकिल में होता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप, रिडक्शन स्टेप, रीजनरेशन स्टेप। रिडक्शन स्टेप में क्या यूज होता है? एटीपी और NADPH2 यूज होता है, अभी फिर से पढ़ाएंगे। तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो चीज होता है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। एक बार डायग्राम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ये मान के चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट का एक लीफ लिए और इस लीफ में से एक सेल निकाले। ठीक है, ये एक प्लांट सेल है। अब इस सेल को हम लोग जूम कर रहे हैं, तो इस सेल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? इस सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग जूम कर रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है इतना बड़ा। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट को जूम किए। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? ये ग्राना थाइलेकोइड होगा, स्ट्रोमा लेमिला होगा, ये दूसरा ग्राना थाइलेकोइड होगा। क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का सर्कुलर DNA भी होता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का DNA। ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ाए थे कहाँ? जब सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहां होगा, ये बात करते हैं। तो फोटोन ऑफ लाइट जो वो रेड कलर का दिख रहा है, वो फोटोन ऑफ लाइट ऐसे आएगा यहां, और वो फोटोन ऑफ लाइट यहां पे आके पड़ेगा।
ठीक है, प्रोटोन, ये थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, यहाँ आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीन पिगमेंट। जो ये पिगमेंट मिल रहा है ग्रीन पिगमेंट, ये सारा पिगमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में मिलेगा और ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और यहाँ के ट्रांसफर होने से क्या होता है कि इस जगह पे बन जाता है NADPH2, ठीक है, इस जगह पे NADPH2 बन जाएगा और इसके अंदर से पास होता है यहाँ पे एटीपेज एंजाइम की मदद से, अंदर से जो पास होता है वो क्या बनता है यहाँ पे ATP, ठीक है, हर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से ATP बनेगा। तो ये जो ATP और NADPH2 बना है ये कहाँ बना है, ये बना है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में। तो ATP और NADPH2 कहाँ पहुंच गया, मैट्रिक्स में, और इसी मैट्रिक्स में चलता है हमारा केल्विन साइकिल। यहाँ पे आपका चलेगा केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, PGA होगा, RUBP होगा, RUBP से PGA, PGA से फिर PGAL, PGAL से वापस रीजनरेशन होगा और यहीं पे आपका चलेगा क्या, C3 साइकिल। तो यहां पे C3 साइकिल जब चलेगा तो इस C3 साइकिल में ये NADPH2 और ATP यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, और C3 साइकिल से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बार में एक ही केल्विन साइकिल चलता है, तो आंसर है नहीं। एक बार में बहुत सारा केल्विन साइकिल चलता है, सैकड़ों केल्विन साइकिल चल सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास RUBP का मॉलिक्यूल कितना है, रुबिस्को एंजाइम कितना है और आपको लाइट का अवेलेबिलिटी कितना है, ATP और NADPH2 कितना बचा हुआ है। तो जितना रॉ मटेरियल होगा उस हिसाब से उसमें बहुत सारा केल्विन साइकिल एक साथ चलेगा, तो बहुत सारा ग्लूकोज भी एक साथ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में जो लाइट रिएक्शन चल रहा है, ये लाइट रिएक्शन भी सारे मेम्ब्रेन में चल रहा होता है, तो एक साथ बहुत सारा नॉन साइक्लिक और बहुत सारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा होता है, तो बहुत सारा लाइट रिएक्शन भी चल रहा होता है। तो NADPH2 और ATP भी बहुत सारा बनता रहेगा। ये दिन के टाइम पे होता है। रात के टाइम पे क्या होता है कि लाइट रिएक्शन तो होगा नहीं, बाहर से लाइट तो आएगा नहीं, तो जो ATP और NADPH2 पहले से बना हुआ है, जो बचा हुआ है, उसी का यूज करेगा C3 साइकिल और तब जाके रात में ग्लूकोज बनाएगा। तो डार्क रिएक्शन इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये डार्क में भी चल सकता है, लेकिन लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में चलेगा, डार्क में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डार्क में चलेगा, डार्क रिएक्शन दिन में भी होता है और रात में भी होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन सिर्फ दिन में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन सिर्फ दिन में होता है और डार्क रिएक्शन दिन में भी होता है और रात में भी होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब होता है कि गलत नाम दे दिया गया है। मिसनोमर का मतलब क्या होता है, गलत नाम दे दिया गया है। गलत नाम क्यों दे दिया गया है, क्योंकि डार्क रिएक्शन बोल दिया तो ऐसा लगता है कि सिर्फ डार्क में होता है, डार्क में होने वाला रिएक्शन डार्क रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन दिन में भी होता है, इसलिए ये क्या है, मिसनोमर है, गलत नाम दे दिया गया है डार्क रिएक्शन। क्लियर है आपको यहां तक। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक साथ बहुत सारा केल्विन साइकिल चल सकता है, एक साथ बहुत सारा लाइट रिएक्शन चल सकता है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH2, उस पर डिपेंडेंट होता है डार्क रिएक्शन। अगर ATP और NADPH2 नहीं बनेगा लाइट रिएक्शन से तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। इसके बाद हम लोग नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बताए थे कि LSC जो पहला वाला है वो फोटो सिस्टम 2 है और दूसरा वाला है फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P680 होता है। वो फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 होता है। P680 और P700 क्या होता है, ये चीज आपको हम पहले बता चुके हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा 680 वाले को तो P680 बोलेंगे और 700 वाले को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा तो P700 बोलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको 3 बात बताए थे कि क्या क्या रहना चाहिए ATP बनने के लिए।
जो आपके थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में जो एटीपी बन रहा था, ये क्या बनाया हुआ है, ये थाइलेकॉइड का ल्यूमेन ही बनाया हुआ है। अभी आपको हम समझाए थे कि ये प्लांट है, प्लांट से लीफ निकाले, लीफ से सेल निकाले, सेल से क्लोरोप्लास्ट निकाले। अब क्लोरोप्लास्ट में जो ये बहुत सारा ग्राना थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, इसी में से एक ल्यूमेन यहाँ पे निकाल के दिया है, एक थाइलेकॉइड को यहाँ पे जूम करके बताया है। ये डायग्राम कहाँ का है ये समझ में आ गया आपको, इस थाइलेकॉइड का है। तो इस थाइलेकॉइड के अंदर क्या क्या कांड हो रहा है और इससे एटीपी कैसे बन रहा है, यही आपको समझाया है। ठीक है, तो इसी को समझते हैं फिर से। चलिए, तो बताए थे क्या, सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगा। लाइट आया, फोटोसिस्टम 2 पे अटैक किया, फोटोसिस्टम 2 को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन गया आगे बढ़ा फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, उससे कहां गया, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर बट ऑल्सो ए हाइड्रोजन कैरियर, सो इट ट्रांसपोर्ट्स हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा साइटोक्रोम B6F, फिर उससे आगे कहां जाएगा, ये साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है और आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सर ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने से क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होने से क्या होता है, एटीपेज एंजाइम काम करता है, और एटीपेज एंजाइम काम करने से क्या होता है, एटीपी बनता है। तो कुल मिला के पर्पस क्या है, एटीपी बनाना, इसीलिए इतना सारा नखरा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन फिर प्लास्टोसाइनिन के पास गया, फिर कहाँ चला गया, फोटोसिस्टम 1, फिर फेरोडक्सिन वगैरह सबसे निकल के कहाँ चला गया, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पूछा जाएगा आपसे कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज व्हाट, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP+। फाइनली इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, तो यहां से लाइट आते जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, लाइट आते जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन का इसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा, इसका सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये पिगमेंट, तो इसका क्षतिपूर्ति कौन करता है, वाटर मॉलिक्यूल। क्षतिपूर्ति कौन करता है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे H2O को जब आप तोड़ते हैं तो हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाता है फोटोसिस्टम 2 को। तो वाटर के फोटोलाइसिस से, फोटोलाइसिस का मतलब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, वाटर के फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है फोटोसिस्टम 2 को। लेकिन फोटोसिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन गया था वो लौट के कभी वापस नहीं आता है, वो एक बार अलविदा कह दिया तो कह दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन साइक्लिक है, वो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। ये कितना भी बोल देगा घर कब आओगे कब आओगे, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस नहीं आएगा, इसलिए ये कौन सा फॉस्फोरिलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर है यहां तक आपको। तो एटीपी बनने के लिए क्या क्या चाहिए था, एटीपी बनने के लिए क्या क्या चाहिए था, एटीपी बनने के लिए चाहिए था मेम्ब्रेन, तो थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए था, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा, और एटीपेज एंजाइम चाहिए था। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है वो आपको समझ लेते हैं एक बार फिर से। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के लिए एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए, दूसरी तरफ प्रोटॉन कम होना चाहिए। तो कहां ज्यादा होता है और कहां कम होता है, एटीपेज एंजाइम किस डायरेक्शन में है, अंदर से बाहर की ओर है, तो अंदर H+ ज्यादा होना चाहिए और बाहर H+ कम होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ H+, ट्रांसफर ऑफ H+ मतलब प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा
टू ल्यूमेन, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ठीक है, तो स्ट्रोमा टू सिर्फ ल्यूमेन लिख देते हैं हम, आप समझ आइएगा। स्ट्रोमा किसका? क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड बाय कौन लाता है? प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, PQ बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो बाहर से H+ अंदर आया, तो H+ अंदर ज्यादा हो गया और बाहर से जब खींच के लाए तो बाहर कम हो गया। एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या हुआ था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन ल्यूमेन, फोटोलाइसिस ऑफ H2O इन ल्यूमेन। ये क्या काम हुआ कि ल्यूमेन के अंदर ही वाटर टूट रहा है, तो इसका जो H+ है वो ल्यूमेन के अंदर ही रह जाएगा। तो ल्यूमेन के अंदर H+ बढ़ रहा है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जितना वाटर टूटेगा उतना ज्यादा H+ बढ़ता जाएगा। तो ये काम हो गया, ल्यूमेन के अंदर H+ बढ़ाया। तीसरा चीज क्या बताए थे हम? यूज ऑफ H+ ऑफ स्ट्रोमा बाय NADP फॉर फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ठीक है, तो यूज ऑफ स्ट्रोमल H+, क्या लिखना है? स्ट्रोमल प्रोटोन, स्ट्रोमल H+ बाय NADP प्लस, बाय NADP प्लस। NADP मॉलिक्यूल के कारण जो NADPH2 बनाता है, NADPH मॉलिक्यूल बनाता है, वो स्ट्रोमा का H+ यूज करता है। तो स्ट्रोमा में फिर से H+ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाहर से ये यूज कर लिया तो वहां कम हो गया, बाहर से ये अंदर ले आया तो बाहर कम हो गया, अंदर और बढ़ा दिया तो अंदर और बढ़ गया। तो कुल मिला के अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट, अंदर प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बाहर प्रोटोन का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो क्या हो गया? प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। क्लियर है यहां तक आपको? प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक बार जब प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद ATP बनता है। उसके बाद क्या होता है? ATP बनता है। यहां से H+ बाहर आएगा और एटीपेज, ये एटीपेज मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये ल्यूमेन है और इसमें बहुत सारा इस तरह से कॉन्फ़िगरेशनल प्रोटीन लगा हुआ होता है। जब इधर से H+ इधर पास करता है तो ये घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, और इसके कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होने के कारण क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी का यूज ये ADP जो है ATP बनाने में कर लेता है। मतलब इस दोनों को बॉन्ड फॉर्म करने, बॉन्ड के फॉर्म में इस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ADP है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड बनाया हुआ है, तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड बनाना है। आप जानते हैं कि बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है, क्योंकि जब आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है। इसका मतलब जब बॉन्ड बन रहा है उसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। वो बॉन्ड ही क्या है? एनर्जी है। तो जब ये नया बॉन्ड बनेगा, तीसरा फॉस्फेट का बॉन्ड बनेगा, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी यहां से आता है और उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ATP बना लेता है। ठीक है, क्लियर यहां तक आपको? तो इस तरह से ATP बनता है। ये चीज आपको हम बता चुके थे। इसके बाद बात करते हैं C3 साइकिल और C4 साइकिल की। C3 साइकिल और C4 साइकिल आपको हम बता चुके हैं कि C3 साइकिल में क्या होता है? 3 स्टेप होता है। पूछा क्या जाता है इसमें से कि कौन स्टेप के नाम बताओ, तो स्टेप के नाम क्या क्या है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। पूछेगा मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, मोस्ट क्रूशियल स्टेप रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन नहीं होगा तो फिर से नया केल्विन साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ATP फॉर्मेशन होता है, इसमें एक ग्लूकोज बनने के लिए कितना केल्विन साइकिल चाहिए? 6 केल्विन साइकिल चाहिए। ये चीज आपको पढ़ा चुके हैं हम। दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछेगा कि रिडक्शन स्टेप में कितना ATP और NADPH2 यूज होता है? तो एक केल्विन साइकिल में 2 ATP और 2 NADPH2। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 2-2 बनता है। ठीक है, तो 2 ATP और 2 NADPH2, तो ये 2 ADP भी बनेगा और 2 NADPH2 भी बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कितना टोटल ATP और कितना NADPH2? पूरे एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2। तो एक ग्लूकोज के लिए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएगा। फिर हम लोग C4 साइकिल में बात किए थे। C4 साइकिल में एक्स्ट्रा ATP और NADPH2 कहाँ कहाँ यूज होता था? रीजनरेशन में एक ATP यूज होता था और ATP से AMP बनता था, इसलिए हम क्या बोल देते थे कि 2 ATP यूज हो रहा है। तो रीजनरेशन में 2 ATP यूज होता था और यहाँ पे C4 एसिड बनाने में, C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में एक NADPH2 यूज होता था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 2 ATP और NADPH2 यूज हो रहा है और बाकी केल्विन साइकिल तो चल ही रहा है, तो केल्विन साइकिल में जितना होता था उतना तो खर्च होगा ही। केल्विन साइकिल में क्या क्या होता था? 3 ATP और 2 NADPH2। तो ओवरऑल C4 साइकिल का पूछा जाए तो 2 और 1 3 NADPH2 और 3 और 2 5 ATP एक साइकिल में, और चलाना कितना बार है? 6 बार, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज आपको सिखा चुके हैं हम कल। ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का बात नहीं किए थे। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है जो आपका रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहने का मतलब, अगर मान के चलिए ये एंजाइम है रूबिस्को का, तो ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। ये रूबिस्को एंजाइम है। क्या है ये? रूबिस्को एंजाइम है। तो ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। दोनों के लिए इसके पास एक्टिव साइट होता है। लेकिन कौन बाइंड करेगा कौन नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा और ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन रूबिस्को वर्क्स। तो होता क्या है कि रूबिस्को क्या करता है, रूबिस्को क्या करता है, कभी कभी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है। तो जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा तब RUBP वाला C3 साइकिल तो चलेगा नहीं, क्योंकि C3 साइकिल में हमको यहां रूबिस्को चाहिए होता था। रूबिस्को क्या करता था? RUBP को 3-PGA में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करवाएगा नहीं। ठीक है, तो जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है तो C3 साइकिल नहीं चलता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो और घाटा है हमारे पास। और क्या घाटा है? जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो एक नया साइकिल चलाता है जिसको बोलते हैं C2 साइकिल। जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो एक नया साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं C2 साइकिल। इसी C2 साइकिल को ही क्या बोलते हैं हम? फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर इसको PCO साइकिल भी बोलते हैं। PCO साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। क्लियर है? तो जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है RUBP, उससे उसको जब रूबिस्को से बाइंड कराए और रूबिस्को अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया तो 5 ही कार्बन रह गया ये। तो जब ये रूबिस्को एंजाइम और ऑक्सीजन और ये तीनों मिलकर रिएक्ट करेंगे तो एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे और एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और ये 2 कार्बन का कंपाउंड अपना एक साइकिल शुरू कर देगा जिसको क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। और 2 कार्बन का कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोला जाता है C2 साइकिल को। इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस ये जानना है कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। तो फोटो रेस्पिरेशन ये है कि फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन से बाइंड करने के कारण एक साइकिल चलता है जिसको C2 साइकिल बोलते हैं, और उस C2 साइकिल में ATP खर्च होता है। उस C2 साइकिल में ATP खर्च होता है और उस C2 साइकिल से ग्लूकोज नहीं बनता है। क्या क्या होता है एक बार बता देते हैं आपको लिख के।
आपसे जब भी कोई पूछेगा फोटो रेस्पिरेशन क्या है तो आप सबसे पहले बताएंगे कि फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। प्लांट में इस प्रोसेस का कोई काम नहीं है। पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा कि जब ये होता है फोटो रेस्पिरेशन तो एटीपी का लॉस होता है, एटीपी का लॉस होता है। ठीक है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। तीसरी बात, ग्लूकोज नहीं बनता है, नो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, नो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। तीसरी बात, ये जो है इंगेज रखता है किसको, रुबिस्को को, तो रुबिस्को इज नॉट अवेलेबल फॉर C3 साइकिल, रुबिस्को इज नॉट अवेलेबल फॉर C3 साइकिल। तो हमको घाटा ही घाटा है फोटो रेस्पिरेशन से, हमको मतलब प्लांट को सिर्फ घाटा ही घाटा है, क्योंकि प्लांट इतना मेहनत से C3 साइकिल चला के और वो लाइट रिएक्शन करके एटीपी बनाया था और उस एटीपी का ये यूज कर ले रहा है और बदले में कुछ दे भी नहीं रहा है, फालतू का साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो इससे घाटा हुआ। दूसरी बात, हाँ, फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों, फोटो रेस्पिरेशन होता इसलिए है क्योंकि आपके सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम तो होगा ही, तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रुबिस्को का टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, और रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, C2 साइकिल वाले पाथवे को कैटेलाइज करता है। तो ये एंजाइम का प्रॉपर्टी जो है डुअल नेचर, उसके कारण फोटो रेस्पिरेशन होता है, रुबिस्को एंजाइम के कारण। ठीक है, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। इसके लिए एक उपाय है C4 प्लांट में। C4 प्लांट में क्या उपाय है उसको समझाते हैं अभी आपको हम। तो ये फोटो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, रुबिस्को का कांड है। रुबिस्को को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन रुबिस्को के पास डुअल नेचर है तो रुबिस्को ऐसा कर देता है। तो हम क्या करें कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, तो एक काम कर सकते हैं बस, कि रुबिस्को के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुबिस्को के पास अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा। तो कैसे ज्यादा नहीं होता है इसको समझते हैं हम C4 साइकिल में। अब देखिए, कल आपको हम बताए थे कि C4 साइकिल में ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया, बाहर से मतलब एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक CO2, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पेप्केज एंजाइम की मदद से क्या किया, इसको C4 एसिड ऑक्सिलोएस्टिक एसिड बना दिया और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया कहाँ, C4 एसिड को इस बंडल शीथ सेल में, और यहाँ C3 साइकिल हो रहा है। तो C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल में होता है। कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। क्लियर है। और जो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, जो लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। लाइट रिएक्शन मतलब जहां पे O2 रिलीज होता है, लाइट रिएक्शन में ही O2 रिलीज होता है। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होगा इसके क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। तो O2 इवॉल्व कहाँ होता है, O2 इवॉल्व होता है मेजोफिल सेल में। तो O2 है मेजोफिल सेल में, रुबिस्को है बंडल शीथ सेल में। तो क्या बंडल शीथ सेल के पास O2 आया, नहीं आया। ठीक है, तो O2 का कंसंट्रेशन रुबिस्को के पास ज्यादा नहीं है। C4 प्लांट का ऐसा पाथवे है, ऐसा मैकेनिज्म है कि C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में जो रुबिस्को एंजाइम होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा ये मैकेनिज्म बना के रखा है कि जो ऑक्सीजन रहेगा वो मेजोफिल में ही रह जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको C4 एसिड बना के यहाँ लाके डायरेक्ट एंजाइम के पास, ये देखिए डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है। यहाँ पे जहाँ पे C3 साइकिल हो रहा है वहां पे रुबिस्को होगा, और जहां पे रुबिस्को होगा डायरेक्ट रुबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ये। तो रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो रुबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो रुबिस्को क्या करेगा, C3 साइकिल चलाएगा, वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कराएगा। क्लियर है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। जबकि C3 प्लांट में क्या होता है कि C3 प्लांट में रुबिस्को जो है एक ही तरह का सेल ही है, मेजोफिल सेल, वहां बंडल शीथ सेल है ही नहीं। बंडल शीथ सेल में वहां फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, तो एक ही सेल है, वहीं पे O2 रिलीज भी होगा, वहीं पे CO2 भी यूज होगा।
तो O2 और CO2 दोनों मिलता है रोबिस्को को, इसलिए रोबिस्को को चांस रहता है कि ऑक्सीजन से बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन कर ले। लेकिन C4 प्लांट में ऑक्सीजन का कोई चांस नहीं है रोबिस्को से बाइंड करने का, तो इसीलिए बोलते हैं कि C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन डू नॉट अक्कर इन C4 प्लांट, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि C4 प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है C3 प्लांट से। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। उसको पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला फैक्टर क्या है, लाइट। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लाइट। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, ग्रीन पिगमेंट चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर C3 प्लांट के लिए टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके लिए 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। लाइट जब, ये देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, लाइट का इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। लाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ लाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते जा रहा है। पहले लाइट यहाँ पे 2 था तो यहाँ फोटोसिंथेसिस 2 हो रहा था, यहाँ 4 किए तो फोटोसिंथेसिस भी 5 हो रहा है। तो लाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ते जा रहा है। तो इसको 3 पार्ट में इस ग्राफ को डिवाइड किया गया है, ए बी सी। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए क्या है, ए वो चीज है, ए वो कंसंट्रेशन है लाइट का जब तक लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब लाइट बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, इसका मतलब लाइट ही लिमिटिंग फैक्टर था, लाइट ही कम था जिसके कारण फोटोसिंथेसिस कम हो रहा था। बी क्या है, ट्रांजिशन फेज। और सी क्या है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो गया है, इसके बाद अगर आप लाइट बढ़ा भी रहे हैं तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो यहां पे आके लाइट अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा। तो इसको इस ग्राफ में आपको क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ए बी सी लिख के। ए क्या है, ए में लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, जिसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है, लिमिट होता है, रुका हुआ रहता है, उसको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। ऐसे सिंपल शब्द में समझ सकते हैं आप। बी क्या है, ट्रांजिशन फेज। और सी क्या है, सी है आपका सी में आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा सी, एट सी लाइट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर। एट सी लाइट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर। यहां पे अब लाइट का कमी नहीं है, लाइट मैक्सिमम दे चुके हैं, लाइट के बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस अब बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो एट सी लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है, वहां बोलता है कि जब बहुत सारा फैक्टर एक किसी प्रोसेस को एक साथ इन्फ्लुएंस करता है तो कोई एक फैक्टर जो मिनिमम कंसंट्रेशन से कम में होता है वो लिमिटिंग होता है, ठीक है। जैसे दिन का समय है, लाइट मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन रेगिस्तान में है, पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दिन का ही समय है लेकिन आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ठीक से सनलाइट नहीं आ रहा है, तो सनलाइट फिर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और जो चीज़ नहीं मिल रहा है वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट इस तरह से इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। शुरू में लाइट बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा जब लाइट मैक्सिमम कर देंगे, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आप लाइट कितना ही बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ने वाला। अगर जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको ज्यादा लाइट देने से वो पिगमेंट डैमेज हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट ही डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट फिर कम होने लगेगा अगर एक्सेस लाइट दे देंगे तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एट एक्सेसिव लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट, ये चीज आपका रीजन हो जाएगा। ये लाइट का हो गया लिमिटिंग फैक्टर। इसके बाद अगला लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि करंट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितना है, 0.03 से 0.04 के आसपास है। ठीक है, तो करंट एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ये है, और करंट एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन पे C4 प्लांट अभी मजे में है और इसको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। इसको जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उससे ज्यादा इसको मिल रहा है। ठीक है, C3 प्लांट को अगर मैक्सिमम कराना है तो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन 0.05 तक लाएंगे, तब जाके इसका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको, ऐसे डाटा बता रहे हैं, डाटा उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं, ज्यादा CO2 जाएगा, ज्यादा फिक्सेशन होगा, ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ये तो सिंपल बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसमें भी घाटा है। जैसे लाइट में क्या घाटा था, फोटो ऑक्सीडेशन, यहां क्या घाटा होगा, एट एक्सेसिव CO2। तो एक्सेस CO2 अगर आप कर देते हैं तो यहां घाटा ये होगा कि CO2 के कारण क्या होता है, माहौल एसिडिक हो जाता है। आप जानते हैं CO2 इज एन एसिडिक गैस। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक गैस है, इज एसिडिक गैस। और अगर जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो सेल का पीएच कम हो जाएगा, और सेल का पीएच कम हो जाएगा तो सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। एंजाइम काम करने बंद कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। और क्या होता है, CO2 ज्यादा होने से एस्टोमाटा ही क्लोज हो जाता है। तो पीएच डिक्रीज होने से क्या होता है, एस्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो अगर एस्टोमाटा ही क्लोज हो जाएगा तो अब फर्दर CO2 आना बंद हो जाएगा। अब आगे से CO2 और आना बंद हो जाएगा। अब CO2 आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा ना लाइट देना है, ना जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देना है। तीसरा है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको बताई दिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस C3 प्लांट के लिए मस्ती से अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, और C4 प्लांट 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पे मस्ती से फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है, वाटर। वाटर लिमिटिंग फैक्टर जनरली नहीं होता है, लेकिन कहाँ होता है, जहां वाटर की स्कार्सिटी है। ठीक है, तो वाटर कभी भी जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। मतलब वाटर हमेशा प्लांट को मिल ही जाता है, रूट से वो एब्जॉर्ब करता है, जितना उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उतना मिल जाता है उसको। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि ये सब था आपका एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। क्या होता है, इंटरनल फैक्टर। दो तरह का फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें दो फैक्टर आता है, कौन कौन सा, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट पढ़े हम लोग, ये सब क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब प्लांट में ये सब बाहर से आता है, तो इसको क्या बोल दिया, एक्सटर्नल फैक्टर। एक होता है इंटरनल फैक्टर, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे प्रभावित करता है ये भी समझ लेते हैं। इसमें आता है एक लीफ, मतलब कि प्लांट में अगर ज्यादा लीफ होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्लांट का लीफ अगर साइज में बड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, अगर प्लांट के लीफ का नंबर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। प्लांट के लीफ का एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये आपका इंटरनल फैक्टर में आता है, प्लांट का लीफ। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पिगमेंट्स। प्लांट में अगर पिगमेंट्स अच्छे से बन रहे हैं, पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, पिगमेंट नहीं बन रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। यह है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। इसमें मेन जो है आपका लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर जनरली लिमिटिंग होता नहीं है, टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें। लाइट रिएक्शन में आप देखे ही होंगे, और C3 साइकिल में आप देखे होंगे कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है, रूबिस्को। और C4 साइकिल में आप देखे थे कौन सा एंजाइम यूज होता था, पेप्केज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो एंजाइम यूज हो रहा है, तो एंजाइम को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच चाहिए। आपको हम एंजाइम पढ़ाए थे, वहां बताए थे एंजाइम वर्क्स इन नैरो रेंज ऑफ
pH एंड टेम्परेचर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाए थे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंजाइम, चूंकि प्रोटीनस होता है तो इंजाइम का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। इंजाइम का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा, इंजाइम काम नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा आपका। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो एट लो टेम्परेचर इंजाइम गेट्स इनएक्टिवेटेड। लो टेम्परेचर पे इंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे इंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। इसलिए इंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमेशा। क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो काम कर पाएगा। इसलिए टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। C4 प्लांट जनरली हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है, लेकिन C3 प्लांट नहीं कर पाता है। C4 प्लांट के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो सर्वाइव कर लेता है। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, फोटोसिंथेसिस। 2 बार 3 बार तो हम रिवाइज करवा चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग घर पे भी जाके 1-2 बार कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन भी हम बहुत सारा करवा चुके हैं, आपको 10-15 क्वेश्चन तो करवा चुके हैं NCERT का। ठीक है, थैंक यू। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।